जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफकेट के प्रीवियस ईयर पॉलिटी के क्वेश्चंस को। जैसा कि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस नहीं करते, उनकी बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि मतलब एक कहते हैं ना क्विक रिवीजन हो जाए पॉलिटी का थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड और भी जो इंफॉर्मेशन है वो हम सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, this is brief introduction about me and brief academic credentials. Served in BSF for 6 years, appeared for civil services interview twice. So this is the Team Nishtha app. If you want to enroll for the detailed course, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, सारी चीजें जो हैं कवर करी हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा? एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है लोकसभा की? अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका, अगर आप मतलब इस क्वेश्चन को देखोगे, सर्च करोगे, तो आपको ये इवन सिविल सर्विसेज में भी मिलेगा। मतलब लगभग सारे एग्जाम्स में, सीडीएस, सीएपीएफ में भी पूछा गया है। टू इंट्रोड्यूस ऑर्डिनरी बिल, तो ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में आ सकता है, राज्यसभा, लोकसभा। सबसे पहले तो पार्लियामेंट में क्या आता है? पार्लियामेंट में 3 चीजें आती हैं, ध्यान रखना। सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा नहीं आता है, इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आते हैं। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लोकसभा के जो हेड हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो लोकसभा स्पीकर हैं। राज्यसभा के कौन है? चेयरपर्सन हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है जी। सो टू रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लगा दी गई है जब मान लीजिए 352 के तहत जो है, तो नेशनल इमरजेंसी के केस में रेटिफिकेशन कोई भी सदन कर सकता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा। ओके, टू इंपीच द प्रेसिडेंट, टू इंपीच द प्रेसिडेंट, अगेन प्रेसिडेंट को के इंपीचमेंट का जो मोशन है आर्टिकल 61, ठीक है, आर्टिकल 61, जिसमें बात की गई है 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सबसे टफेस्ट कह लीजिए मेजॉरिटी कहां पर है? इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उसमें प्रेसिडेंट वोटिंग वाला कंसेप्ट नहीं है। 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, विच कम्स आउट टू बी 364 इन द केस ऑफ लोकसभा, 164 इन द केस ऑफ राज्यसभा। मतलब इतने मेंबर्स के द्वारा तो पास होना ही चाहिए। ठीक है, और एक ही ग्राउंड है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यस, दिस इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, क्योंकि वो पॉपुलर हाउस है। लोकसभा क्या है? एक पॉपुलर हाउस है, और उसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, चल जाएगा। लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। जादुई आंकड़ा है, मैजिक नंबर है 272, क्योंकि 543 सीट्स हैं एज ऑफ नाउ, तो उसका अगर आप 50% करेंगे तो 272 हो जाता है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका? हाँ, अगर यहां पर ए ऑप्शन में होता मनी बिल, ठीक है, अगर मैं कहता मनी बिल, तो मनी बिल भी, टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इज ऑल्सो द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अब कुछ सवाल आता है कि राज्यसभा की क्या है एक्सक्लूसिव पावर्स? तो लोकसभा की देख ली हमने, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना, ये किसकी है? ये है आपकी पावर्स, एक्सक्लूसिव पावर्स लोकसभा की। ठीक है, मनी बिल हो गया, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर डेडलॉक होता है दोनों सदनों के केस में, तो वहां पर ज्वाइंट सिटिंग अगर होगी, तो ज्वाइंट सिटिंग को कौन हेड करेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा हेड करेगा। ठीक है, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, और द विल ऑफ द लोकसभा, क्योंकि जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो लगभग डबल है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइक मोर देन डबल है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा की एक से रहती है इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, अगर ज्वाइंट सिटिंग होता है तो। ठीक है, तो ये एक स्पेशल एक्सक्लूसिव पावर्स हैं लोकसभा की। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 249। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है 249 के तहत। अगर स्टेट लिस्ट पर कोई कानून बनाना है, ठीक है, स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना है, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा। इट कैन शिफ्ट एन आइटम ऑफ द स्टेट लिस्ट टू द यूनियन और द कॉन्करेंट लिस्ट, और उस पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है अगर उनको लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है अगर राज्यसभा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगा कि इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज इंपेरेटिव इन द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है अंडर आर्टिकल 312, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस
जैसे ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस आता है आपका, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। वैसे ही जैसे आजकल एक बात चल रही है, मतलब कई बार ये चर्चा होती है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की, ठीक है, एआईजेएस। अगर मान लीजिए कल को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आता है तो इसका एक रेजोल्यूशन सबसे पहले कहां पर आएगा? ये पावर किसके पास है? ये पावर है राज्यसभा के पास, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी पावर। इसके अलावा जब इमरजेंसी की बात होती है अंडर आर्टिकल 354, 356, 360, ठीक है, तो इसमें जो है अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि राज्यसभा परमानेंट मेंबर है, कह लीजिए सॉरी परमानेंट हाउस है, परमानेंट मेंबर नहीं, परमानेंट हाउस है, तो और उसका टेन्योर 6 साल होता है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं। तो राज्यसभा बीइंग लाइक परमानेंट हाउस, वहां पर वही जो है कह लीजिए इमरजेंसी को अप्रूव करेगा, वही डिफैक्टो पार्लियामेंट के रूप में काम करेगा। जब तक कि नई पार्लियामेंट नहीं आ जाती तो राज्यसभा ही इज एज गुड एज अ पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो ये है आपकी स्पेशल पावर्स राज्यसभा की। तो इसमें हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन डिस्कस की, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। चलिए आगे चलते हैं। हु डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन द वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइमल्टेनियसली ओइंग टू रिमूवल, डेथ, रेजिग्नेशन, इनकम्बेंट ऑफ अदरवाइज। ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए राष्ट्रपति जी का देहांत हो जाता है या फिर वो त्याग पत्र दे देते हैं, ठीक है, या उनको हटा दिया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, ठीक है, तो कौन बनेगा भारत का राष्ट्रपति? ठीक है, तो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति की ड्यूटी करेंगे, ठीक है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है, उन्होंने इसी तरीके से जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ड्यूटी की है। अब उनके केस में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बाद में चलकर वाइस प्रेसिडेंट भी बने, तो तब भी उन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट की ड्यूटी की, मतलब उन्होंने 2 बार एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति की ड्यूटी करी है, पहले एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन एज अ जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेंगे? एक्टिंग प्रेसिडेंट की। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए इस केस में मान लीजिए राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया, उधर उपराष्ट्रपति जी भी नहीं है, ठीक है, उनका पद भी खाली है, तो उस केस में सीजीआई जो है वो किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? प्रेसिडेंट की। अब जैसे ही मतलब पद खाली होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है या सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो राष्ट्रपति की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको राष्ट्रपति जी के चुनाव करवाने हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इन केस वैकेंसी होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है जी, अनटिल अनलेस वो दोबारा मतलब वो खुद एज अ कैंडिडेट नहीं है और चुन के आते हैं, ठीक है। चलिए आंसर हो गया आपका बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमलगेटेड ऑन 26 जनवरी 1950। क्यों? भाई 26 नवंबर 1949, जिसको आज के समय पर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में बनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं, तो 2 महीने क्यों वेट किया हमने, ठीक है, संविधान को लागू करने में, जब हमने संविधान इनेक्ट कर दिया था 26 नवंबर को। चलिए, दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। हाँ जी, लाहौर रेजोल्यूशन, ठीक है, लाहौर रेजोल्यूशन, जिसमें कौन अध्यक्ष थे? प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में चलकर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। रावी नदी के किनारे पर यह प्रण लिया गया, पूर्ण स्वराज्य की बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए अब हमें, ठीक है। तो ये इसी चीज को कॉमेमोरेट करने के लिए जो हमारा गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, वो हम बनाते हैं 26 जो है जनवरी को, ठीक है। सो दिस वाज डिजायर्ड बाय द फार्मर्स ऑफ इंडिया। नहीं जी, ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट, इट वाज एन ऑस्पिशियस डेट, ठीक है। सो आंसर इज वेरी क्लियरली। अब इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना, देखिए संविधान जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो लिखा है कि भाई ऑन दिस डे, ठीक है, वी अडॉप्ट एंड इनैक्ट, ठीक है। फाइनली जो कह सकते हैं इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है, जो संविधान लागू हुआ। अब पूरा का पूरा संविधान जो है 26 जनवरी को लागू नहीं हुआ, संविधान का एक छोटा हिस्सा जो है
वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, जिसमें सिटीजनशिप था, ठीक है, और कुछ सर्टन आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसी समय पर लागू हो गए थे। बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब लागू हुआ, वो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है जी, सो आंसर क्या हो गया आपका ए। ठीक है, सो ओरिजिनली इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, बाद में जो है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक इनिशियल में नहीं था। ठीक है ना, 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे। ओके, जिसमें सोशलिस्ट था, सेक्युलर था और इंटीग्रिटी था। ठीक है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किए गए थे और अडॉप्टेड 26 नवंबर 1949, केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी। और प्रेजेंट टाइम में कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। ठीक है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स हैं। चलिए, तो ये है आपका फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अमेंडमेंट प्रोसेस। इसके बारे में मैंने इसको आप पॉज करके ठीक है तसल्ली से पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। राइट टू वोट इन द नेशनल इलेक्शन इज इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ऑब्वियसली यहां पर आंसर क्या है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो पहले तो ना ये समझ लो यूनिवर्सल का मतलब क्या है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, आपको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, अडल्ट का मतलब एक सर्टन एज से ऊपर जो है आपको वोटिंग अधिकार दिया जाएगा। जैसे पहले ये क्या था? 21 ईयर्स था, बाद में कम करके इसको 18 साल कर दिया गया। ठीक है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, जिसमें ये एज कम करी गई। अब रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज जैसे ब्रिटिश टाइम में था, ठीक है, कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इतनी इनकम होनी चाहिए, तभी आप वोटिंग दे सकते हैं। जैसे लगभग अगर आप देखेंगे इवन जब 1937 में इलेक्शंस हुए तो लगभग 10% पॉपुलेशन ही थी जो वोट कर सकती थी। ठीक है, हेरिडिटरी प्रिविलेजेस, अगेन भाई आप वंशवाद के हिसाब से या आपको फैमिली लीनिएज के हिसाब से जो है आपको सर्टन प्रिविलेजेस मिल रही हैं। तीसरा बड़ा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। ठीक है जी, तो रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज जो है राइट टू वोट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इनकम। ठीक है, यहां पर जो हेरिडिटरी प्रिविलेजेस ऑफन सीन इन मोनार्कियल और एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम। और प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन ये भी आपको नहीं देखने को मिलता। अभी हमें क्या देखने को मिलता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, नाम मतलब आई होप इसका मतलब आपको समझ आ रहा है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका, इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज म्युनिसिपल रिलेशंस। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्यों ट्रिकी है मैं आपको अभी बता देता हूं। सेंटर्स कंट्रोल, देखिए वो कह रहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के कंटेक्स्ट में जो है किस एस्पेक्ट में जो है म्युनिसिपल रिलेशंस शब्द यूज किया जाता है। जैसे कि सेंटर्स कंट्रोल ऑफ स्टेट इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर, centers control of the state in the administrative sector, centers control of the state in the planning process। ठीक है, तो ये अब इसमें देखो कहीं ना कहीं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या वर्ड यूज करते हैं? क्वासी फेडरल। ठीक है जी, कई बार हम वर्ड यूज करते हैं कि इट इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी फीचर्स, है ना, फेडरल विद यूनिटरी फीचर्स। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फेडरल का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बट कहीं ना कहीं पावर का जो टिल्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वो आपको लगभग सारी चीजों में देखने को मिलता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव स्फीयर में भी देखने को मिलता है, फाइनेंशियल मैटर्स में भी देखने को मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी, प्लानिंग प्रोसेस में भी। ठीक है, अगर आप उसको इस तरीके से देखेंगे। बट इसमें दो जो चीजें हैं, जैसे प्लानिंग प्रोसेस है और फाइनेंशियल मैटर्स है। भाई आपने कई बार सुना होगा कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है हमें सफिशिएंट फंड्स मतलब नहीं दे रही है, हमें सफिशिएंट पैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। और सिमिलरली प्लानिंग प्रोसेस में भी जो है कहीं ना कहीं ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। बट अब यहां इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा जाता था? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में यही कहा जाता था कि भाई वो कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच था।
मतलब प्लानिंग कमीशन में आपने पूरे भारत के लिए एक प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान्स बनाए और वहीं पे बैठ के एक कहते हैं ना वन साइज फिट ऑल अप्रोच कर दी कि भाई एजुकेशन में सब जगह ऐसे ही होगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा भाई केरल में एजुकेशन के कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं जो चैलेंज हैं। फॉर एग्जांपल केरल में प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी गुड बट हायर एजुकेशन इज नॉट दैट गुड। Whereas in the case of say Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, वहां पर प्राइमरी एजुकेशन इज द शुड बी द फोकस सेक्टर। तो इस तरीके से स्टेट वाइज होना चाहिए, बॉटम अप प्लानिंग होनी चाहिए, जो कि अभी कौन लेके आया है, आपका नीति आयोग लेकर आया है। ठीक है, तो नीति आयोग के बारे में यही कहा जा रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, बॉटम अप प्लानिंग कर रहा है, नॉट द टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, अब सॉरी ये यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर में क्या है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 280। ठीक है, आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहता है भाई, डिवॉल्व करता है ऑफ द फंड्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो इस केस में अगर आप क्वेश्चन आंसर इसको देखेंगे तो अगर आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर डी दिया है। क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, तो 2014 में इसका आंसर डी ही होना चाहिए था। अगर आप मेरे से अब पूछेंगे कि अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आई वुड से कि इसका आंसर बी हो सकता है। इसका बी और डी दोनों ही आंसर हो सकते हैं, बट आज के कंटेक्स्ट में ज्यादा बेटर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैंने आंसर मार्क डी किया है। ठीक है, क्योंकि 2014 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन के बारे में यह कहा जाता था क्योंकि प्लानिंग कमीशन फंड्स भी देता था। ठीक है, प्लानिंग तो करता ही था, फंड्स भी वो रेगुलेट करता था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक चैलेंज था। मतलब कई लोग कहते थे कि भाई एक तरफ प्लानिंग कमीशन है और एक तरफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर भी प्लानिंग कमीशन ज्यादा पावरफुल है देन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन में के बाद जो नीति आयोग आया, नीति आयोग का काम जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में है, बॉटम अप प्लानिंग है। ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को लेकर आना है। तो उसका जो अप्रोच है वो चेंज किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज के समय पर बेटर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी होना चाहिए। क्लियर है, मैंने आपको बहुत डिटेल में इसको समझाया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे चलते हैं। द ओपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स एटलीस्ट, देखो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में इलेक्शन हुए थे, पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके पास इतनी सीट्स भी नहीं थी कि उनका लीडर ऑफ ओपोजिशन बन सके। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन बनने के लिए आपके पास 10% सीट होनी चाहिए। तो ये लोकसभा के लिए भी लागू होता है, ये इवन विधानसभा के लिए भी लागू होता है। ठीक है, विधानसभा के लिए भी लागू होता है कि 10% सीट्स आपके पास होनी चाहिए अगर आपको अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन चाहिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये आंसर क्या हो गया आपका 10%। तो लोकसभा के केस में 543, तो इसमें दिया गया है कि आपके पास 55 सीट्स होनी चाहिए। अच्छा, अब 10% जो स्ट्रेंथ है एक और जगह आती है, दैट इज द कोरम। कोरम होता है कि सदन की कार्रवाई तभी चलेगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का यह काम है ये इंश्योर करना कि मिनिमम 10% स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई जो है आगे चलेगी, तभी सदन की कार्रवाई को माना जाएगा कि हाँ भाई सदन चला। अदरवाइज अगर 10% से कम है तो सदन की कार्रवाई को स्थगित, मतलब जो सदन की कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका बी। ठीक है जी, आंसर हो गया बी। फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन द विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अब थोड़ा सा लॉजिकली चलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इसको रट्टा मार रहे होते हैं, पहले समझते हैं कि जब संविधान बना, ऐसे मान लो कि आप बुक लिखने शुरू किया आपने, तो बुक में आप इंट्रोडक्शन लिखते हो। ठीक है, कोई भी, मतलब डिपेंड करता है कि किस चीज की बुक लिख रहे हो। तो ऐसे ही आप संविधान के बारे में सोचोगे, संविधान जब बनाया जा रहा है तो संविधान के बारे में सबसे पहले क्या चीज लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये लिखोगे ना, मैं इस देश के लिए संविधान बना रहा हूं। अच्छा, इंडिया क्या है? इंडिया की ये टेरिटरी है। ठीक है, पहले टेरिटरी को डिफाइन करोगे। तो पहला पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या है भाई? क्या सिर्फ पीस ऑफ लैंड ही देश होता है? ऐसे तो बहुत सारे आइलैंड है। ठीक है, बहुत सारे आइलैंड है जहां कोई नहीं रहता, तो फिर उसका संविधान बन जाएगा? लोगों के लिए बन रहा है संविधान। तो सिटीजनशिप डिफाइन की गई है कि यहां कौन इसका नागरिक कहलाएगा। ठीक है, कौन इस देश का नागरिक कहलाएगा, तो वो सिटीजनशिप हो गया, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। देन आपका आता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो
जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, और इवन जो नॉन सिटीजन है, ठीक है, जो नॉन सिटीजन, जो नागरिक नहीं है, जो लोग रह रहे हैं यहां पर, तो उनको क्या क्या अधिकार देता है, संविधान क्या अधिकार देता है, मौलिक अधिकार क्या देता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हो गए। फिर हो गया आपका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल राइट, ये हो गया आपका डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इट इज काइंड ऑफ आर कम्युनिटी राइट्स, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। इसको कहा जाता है पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, इसको कहा जाता है सोशो इकोनॉमिक राइट्स। तो ये क्या है, सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आता है पार्ट 4A। पार्ट 4A किसने ऐड किया, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, जब आपका 1976, जब आपका क्या लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, तो उस केस में ऐड किया गया जो है आपका पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उस समय पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई आप सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा अपने राइट्स की भी अपने वो भी बात करें, आपकी ड्यूटीज क्या हैं टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। उसके बाद चलकर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, तो टोटल होगी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन, ठीक है, यूनियन के बारे में, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट मतलब बेसिकली उसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गया, फिर आपका उसके बाद पार्लियामेंट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल भी किस में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो इनके बारे में आपको कहां में मिलेगा, पार्ट 5 में। देन आपका पार्ट 6, ठीक है, पार्ट 6 किसका होगा, ठीक है, पार्ट 6 स्टेट्स के बारे में, ठीक है, स्टेट्स के बारे में। तो स्टेट्स का गवर्नर, ठीक है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडवोकेट जनरल विच इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। पार्ट 7 पहले था, ठीक है, रिपील हो चुका है, ठीक है, रिपील हो चुका है। अब आप ये बताओ कि पार्ट 8 किस से रिलेटेड होना चाहिए। लॉजिकली हमने यूनियन देख लिया, हमने स्टेट्स देख लिया, ठीक है, हमने अब क्या होगा, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना। पहले यूनियन को डिफाइन किया, स्टेट्स को डिफाइन किया, फिर यूनियन टेरिटरीज को डिफाइन किया। फिर पार्ट 9 क्या हो गया, पंचायत, और ये हो गया पार्ट 9 है म्युनिसिपैलिटीज। ये हमने किस में ऐड किया, जो है आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्पेक्टिवली। तो 73rd से 74th से। फिर आपका पार्ट 9B ऐड हुआ किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट भी है अब, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 19, और एक आर्टिकल 43B है, आर्टिकल 43B डीपीएसपी, ठीक है, जिसमें सरकार कोशिश कर, मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा दे, ठीक है। तो ये पार्ट 9B हो गया। उसके बाद आपका पार्ट 10th क्या हो गया, अब देखो लॉजिकली स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव्स, ये हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद क्या हो गया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। पार्ट 10th क्या हो गया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, अब उसके बाद 11th, 1 और 1 ऐसे याद रखो, 1 और 1, भाई 1 और 1 होते हैं तो 11 हो जाते हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो यूनियन और स्टेट साथ मिलकर चलना है, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स के बीच में रिलेशंस। अब ये जो है उसी से रिलेटेड है आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन इंडिया। उसके बाद आपका पार्ट 14 क्या है, सर्विसेज अंडर यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे आपका ऑल इंडिया सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं। पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स आपका अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया। 15th इलेक्शंस की बात करता है। अब आपने थोड़ा स्पेसिफिक चीजों पे आ गए। देखो, आप ऐसे समझो कि पहले आपने ब्रॉडली यूनियन टेरिटरीज डिफाइन किया, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, बिल्कुल सीक्वेंस में है ये चीज। इसकी ट्रिक्स भी हैं, बट अगर आप सीक्वेंस समझोगे तो सीक्वेंस में वैसे ही आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आखिरी वाले हैं वो बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ये पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 20th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मंडल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह, ठीक है। तो मंडल कमीशन जो है मोरारजी देसाई के समय पर, ठीक है,
बीपी मंडल कौन है? ठीक है जी, बीपी मंडल जो है एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने देश के, जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी सेंटर में, ठीक है, जनता पार्टी सरकार में आई, ठीक है, 1979 में ये एस्टेब्लिश किया गया बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। बट जो इसकी रिकमेंडेशन थी बीपी मंडल या कह लीजिए मंडल कमीशन की, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बाद में जो वीपी सिंह सरकार है वो दोबारा से इसको इंप्लीमेंट करती है, जिसके बाद बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होते हैं इंडिया में, ठीक है जी। और बाद में जो है एक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन भी किया जाता है, जिसको हाल ही में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। तो कुल मिला के 27% ओबीसी रिजर्वेशन जो है ये मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जो बाद में चलकर लागू होती है। नेक्स्ट आपका हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी, बहुत फेमस है जी ये क्वेश्चन, ठीक है। अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो आंसर है आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द। देखो एक चीज और, एक क्वेश्चन जो बहुत लोग गलत करते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें लीगल एडवाइजर या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नहीं थे, ठीक है, उसमें लीगल एडवाइजर नहीं थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी से नाम है, बी से, ठीक है, वो आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, मैं देखा कि पिछले सेशन में भी कई बच्चे हैं जो बकायदा सारे जो मैंने क्वेश्चन पूछे उनका आंसर लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो लीगल एडवाइजर या कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, ठीक है, वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया और बहुत सारे बच्चे उसमें फिर वो जानबूझ के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ऑप्शन डालेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं ये मेंबर्स थे उसमें, ठीक है, ये मेंबर्स रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, और अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एम, ठीक है जी, एम अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, एस एन मुखर्जी, टी टी कृष्णमाचारी, ठीक है। मकसद क्या था? ड्राफ्ट को तैयार करना। तो ड्राफ्ट क्या होता है? कई ड्राफ्ट होता है, जैसे लाइक अगर आप अपने सीनियर को कोई चिट्ठी बना के दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पहले ऊपर लिख दिया जाता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, ठीक है, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। बेसिकली मैंने बनाया है, इसमें आप ठीक कमियां जो हैं वो ठीक कर दीजिए, फिर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो उसका पूरा लेखा जोखा पूरा तैयार करना, वो जो है उसकी जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी की थी, ठीक है। टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वुड डिफाइन द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, राइट ऑफ सिटीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। आर्टिकल 343 रिलेटेड टू विच। अब वैसे क्वेश्चन आर्टिकल से बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए हैं, पर कई बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, सर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली सारे याद करने प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे आंसर किया जाए? अब आपको ना थोड़ा सा वो जो अभी हमने पार्ट्स वाला कंसेप्ट देखा, तो उसको समझना है कि किस किस कैटेगरी में आ सकता है ये। भाई सुप्रीम कोर्ट कहां पर होगा? यूनियन वाले में डिफाइंड है, तो सुप्रीम कोर्ट तो कहीं 140 टू 150 वाली रेंज में है। मतलब अगर आपको ये भी याद आ रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट यूनियन वाले में है, तो वो नहीं होगा आर्टिकल 343, ठीक है, ये कैंसिल कर दो। नेशनल इमरजेंसी 352, ये तो वैसे ही बहुत फेमस है, ठीक है। 352 नेशनल इमरजेंसी की हम बात करते हैं, 356 स्टेट इमरजेंसी की, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है, उससे पहले। तो ऑप्शन ही एक बचा, ऑफिशियल लैंग्वेज। अदरवाइज आर्टिकल 350B, ठीक है, सो कमिश्नर फॉर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो ये जो है आपका यहां पर जो माइनॉरिटीज के लिए, बेसिकली जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है, तो वो वहां पर एक ऑफिस है। तो ये पर्टिकुलर जो कह लीजिए आर्टिकल्स हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए, ठीक है। तो आप यहां पर देख लीजिए आर्टिकल 343 टू 351, सो डिक्लेयर्स हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, रादर इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। इंटरेस्टिंग है, मतलब 140 करोड़ का हमारा देश है, हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इट इज नॉट द नेशनल लैंग्वेज, इट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। द वर्ड इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान में देना है? सो हिंदी इज द एज द ऑफिशियल लैंग्वेज।
नेक्स्ट आता है आपका स्टैब्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन टू एडवाइज ऑन लैंग्वेज इश्यूज। फिर उसके बाद गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और स्टेट्स में हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज पर आर्टिकल 345, और इंग्लिश भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में चलेगी। इलेक्शन कमीशन 324 टू 329, और नेशनल इमरजेंसी 352 टू 360, सुप्रीम कोर्ट 124 टू 147। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रीएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है जी, प्रीएम्बल को किसने इंट्रोड्यूस किया? तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन लेकर आए। ठीक है, बाद में चलकर जो बनता है आपका प्रीएम्बल। ठीक है, देखो आप ये समझो कि आप संविधान बनाने बैठे हो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संविधान सभा, किस तरीके का संविधान, क्या चाहते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है? इट इज लाइक आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ बुक, और हम एक ग्रुप है, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, पर वो क्या है, उसका विजन क्या है, ठीक है ना, या कोई चीज नई क्रिएट करना चाहते हैं पर उसका विजन क्या है, तो वो विजन जो है वो जो है इसमें आपका बताया गया था। ठीक है जी। सो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट यहां पर हम बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी पर्सनालिटीज के बारे में आपको पता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी। फर्स्ट होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, जो इनका बर्थ एनिवर्सरी है, वो मनाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, प्रीएम्बल से पहले का जो डॉक्यूमेंट था उसका नाम क्या था? ये आज का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीएम्बल से पहले जो डॉक्यूमेंट का नाम क्या था? ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ओके, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? ठीक है, हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन होता है अपॉइंटमेंट में, ठीक है जी, अपॉइंटमेंट में और ओथ में। इसको थोड़ा कंफ्यूजन, इसको दूर कर लेते हैं पहले। तो देखो, हाई कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, बट ओथ कौन दिलाता है? ठीक है, हाई कोर्ट जजेस को ओथ कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं गवर्नर। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और ओथ दिलाते हैं जनरली गवर्नर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है ध्यान में रखने वाला। अगर आप यहां पर बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट की, सिमिलरली दिल्ली का सीएम, ठीक है, दिल्ली के सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट कर रहा है भारत के राष्ट्रपति। ओथ कौन दिलाता है? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, एलजी। आप कल को एज अ ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज अ ग्रुप पे गेस्टेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? आपकी अपॉइंटमेंट भी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो रही है, बट आपका जो कह लीजिए आपको ओथ कौन दिलाता है? मान लीजिए आप सर्विसेज में जा रहे हैं और आखिरी में, मैं जल थल और नभ के रास्ते जहां मुझे भेजा जाएगा मैं जाऊंगा, तो वो ओथ जो है कोई सीनियर ऑफिसर आपको दिला रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो सीनियर ऑफिसर आपको ओथ दिला रहे होते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट और ओथ का। ठीक है, सिमिलरली आप ओथ, जैसे मैंने आपको हाईकोर्ट जजेस की एग्जांपल दी, हाईकोर्ट जजेस में ये भी हो सकता है कि जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो हाईकोर्ट के जज को जो है ओथ दिला दें, क्योंकि अपॉइंटमेंट हो गया, ओथ की जो सेरेमनी है वो आपने डेलीगेट कर दी किसी, कह लीजिए किसी न किसी, या तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को या गवर्नर को। द आइडिया इज के ओथ लेनी जरूरी है, ठीक है, बिफोर एज्यूमिंग द वर्क। क्लियर हो गया ये ओथ और अपॉइंटमेंट में डिफरेंस? ठीक है, तो ये आपका सारे के सारे आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? ठीक है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया कब जो है इसका गठन हुआ था? 1950 में। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। 2015 में आपका क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। ठीक है, 2014 में सरकार चेंज हुई, उन्होंने कहा कि हम प्लानिंग कमीशन को जो है रैप अप करेंगे, उसकी जगह नीति आयोग लेके आएंगे। बट जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो 12th 5 ईयर प्लान था। ठीक है, 12th 5 ईयर प्लान था जो 2012 से 17 तक चला, पर नीति आयोग 2015 में बन गया था। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि नीति आयोग बन गया, ठीक है, वो कह रहा है कि जी पहले का जो 5 ईयर प्लान है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, बट आगे के लिए ये 5 ईयर प्लान को हम नहीं चलाएंगे। अभी क्या है आपका?
एक 3 ईयर प्लान है, एक 7 ईयर प्लान है, एक 15 ईयर प्लान है। ठीक है, तो इट इज लाइक कि भाई 3 ईयर एक्शन प्लान हो गया, स्ट्रेटेजिक प्लान हो गया, एक विजन प्लान हो गया कि विजन क्या है 15 साल का। ठीक है, एक्शन हो गया कि इमीडिएटली हमने अगले 3 साल में क्या करना है। ठीक है, 5 ईयर प्लान। अच्छा, प्लानिंग कमीशन में जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन थे? एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री थे। सिमिलरली नीति आयोग में एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्लानिंग कमीशन में जो डिप्टी चेयरपर्सन थे वो डे टू डे एक्टिविटीज को देखते थे, जैसे बहुत फेमस मोंटेस सिंह आलूवालिया जब यूपीए सरकार थी। भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरपर्सन रहे हैं एक सब समय पर, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। अब जो है नीति आयोग में चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और एक टर्म है सीईओ की, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो थोड़ा सा अप्रोच अलग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने थोड़ा नीति आयोग भी हमने डिस्कस कर लिया इसमें। चलिए, तो ये नीति आयोग, ठीक है। सो इन 2015 हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस? एक्टिंग, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। देखिए, जब नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में, 1964 में, तब कारावाहक राष्ट्रपति ये होता है कि भाई किसी भी समय पर प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रखा जाता, तो जो भी जनरली राष्ट्रपति जी को लगता है कि सीनियर मोस्ट मेंबर है कैबिनेट के, उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी दे दी जाती है। तो उतने दिन के लिए जो है वो काम संभालते हैं, जब तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो या पॉलिटिकल अलायंस है जो सबसे बड़ा, मतलब जो पावर में है, जब तक कि वो अपना दूसरा नेता नहीं चुन लेते। ठीक है, तो इस केस में जो है कौन रहे? गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा जो है 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है, पहले जब नेहरू जी का देहांत हुआ, उसके बाद जब जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ, आकस्मिक देहांत हुआ ताशकंद में 1966 में। तो पहली बार जब देहांत हुआ नेहरू जी का, उसके बाद बने जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के देहांत के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ठीक है जी, ओके। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी राजागोपालाचारी फर्स्ट गवर्नर जनरल, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ओके। व्हेन वाज द नेशनल एंथम अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948। तो आंसर है इसका 24 जनवरी। ठीक है, नेशनल एंथम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों ही 24 जनवरी 1950 को। क्या क्या है कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग कौन कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में वो भी लिख देना। ठीक है, चलो, नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग कौन सा है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका, ठीक है जी, ए 24 जनवरी। सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है इनेक्ट हो गया था। 26 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान लागू होता है। ठीक है, केम इनटू फोर्स। ओके, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पहली महिला जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट की? जस्टिस फातिमा बीबी, जस्टिस रमा पॉल, सुजाता मनोहर, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है आपका जस्टिस फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ, फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन थी? ठीक है, हाँ जी, जस्टिस लीला सेठ। मैं सारे क्वेश्चन पूछता रहूंगा तो बहुत लोगों को लगेगा कि सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बता ही नहीं रहा कुछ। जस्टिस लीला सेठ, ठीक है, ओके। जस्टिस फातिमा बीबी, अब ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले ये 1980s, लेट 1980s में रही, 1989 में इनको अपॉइंट किया गया। इससे पहले जो जजमेंट थी, द वेरी फेमस जजमेंट, कौन सी जजमेंट थी? ठीक है, 1980s में, मतलब जिसको कहा जाता है कि उसके बाद की पॉलिटिक्स बिल्कुल शिफ्ट हो गई। ठीक है, द वेरी फेमस जजमेंट जिसकी आज भी चर्चा होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आंसर जरूर लिखना। सो फर्स्ट फीमेल जज नोन फॉर हर वर्क इन क्रिमिनल लॉज, रमापाई पॉल, फर्स्ट वुमेन जज ऑफ केरल हाई कोर्ट अपॉइंटेड इन 1982, ज्योता मनोहर, फर्स्ट फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 1994। ठीक है जी, तो अच्छा, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत की मुख्य न्यायाधीश कोई है? अभी तक नहीं है। कौन बनने वाली हैं? मतलब अगर हम सीनियरिटी की बेसिस पे देखें तो जस्टिस बीवी नागरदना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट की वो जज हैं, फ्यूचर में लगभग 27 में जाकर 1.5-2 महीने के लिए वो
भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। ठीक है, चलिए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी लैंग्वेजेस जो हैं 8th शेड्यूल में दी गई हैं? तो ये है आपका आंसर 22 लैंग्वेजेस। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, 14 लैंग्वेजेस थी और कितना हो गया ये 8। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है, पहले एक लैंग्वेज ऐड की गई, फिर 3 लैंग्वेज, फिर 4 लैंग्वेज। तो इसकी ट्रिक है देखो, सेंधा नमक खाया और वो क्या करने लग गया, बोर्ड मास की प्रॉब्लम बहुत तेजी से सॉल्व करने लग गया, मतलब सेंधा नमक खा के एक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो सेंधा से हो गया सिंधी लैंग्वेज, नमक से हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आप महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट को देखोगे, वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट कोंकण कोस्ट, और उसके बाद बोर्ड मास में क्या हो गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और एस से हो गया संथाली। ठीक है, संथाली। तो ये हो गया आपका। और इसमें एक और है 21 + 71 = 92 हो गई, ये तो पता है सबको। तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ, 21st से सिंधी ऐड हुआ, 71 से ऐड हुआ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 से ऐड हुआ बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो आज के समय पर कितनी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में? 22 लैंग्वेजेस हैं। ये याद रहेगा, दोबारा से देख लो। 21st में ट्रिक है, सेंधा नमक खा के बोर्ड मास की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। सेंधा से सिंधी हो गया, नमक से नेपाली, MA से मणिपुरी, K से हो गया कोंकणी, बोर्ड मास से बोडो, डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। ठीक है, और 21 + 71 = 92। सो 21st से सिंधी, 71st से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92nd से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये आंसर हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं भाई बचपन से परेशान हो रहे हैं अंग्रेजी को लेके। ठीक है, अंग्रेजी है ही नहीं 8th शेड्यूल में। जी हाँ, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। पिंगाली वेंकैया, ठीक है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले पिंगाली वेंकैया, उन्होंने डिजाइन किया था, जो हमारा प्रेजेंट के लीजिए हमारा इंडियन फ्लैग है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन May 1949, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950। तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ठीक है जी, 22 जुलाई 1947 आपको हो गया, देश तो आजाद नहीं हुआ था, हो गया था, अनाउंसमेंट हो चुकी थी, पर आपने 15 अगस्त 1947 को झंडा लहराना था ना, तो उसको डिजाइन किया गया, 22 जुलाई को अडॉप्ट कर लिया गया, और जो है आपका जो है 15 अगस्त को वो लहराया गया। ठीक है, मई 1949 में आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो संविधान सभा थी, उन्होंने इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको अप्रूव कर दिया इन द कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ में बेसिकली कौन से नेशंस आते हैं? कॉमनवेल्थ में वो नेशंस आते हैं जो ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं। ठीक है, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भाई अगर हम अब तो हम कॉलोनी नहीं है, इंडिपेंडेंट देश हैं, तो फिर हम कॉमनवेल्थ का पार्ट क्यों बने? कहीं ना कहीं एक शेयर्ड हिस्ट्री है, एक सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उन सारे देशों में, क्योंकि ब्रिटेन में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वही उन्होंने बाकी देशों में अप्लाई किया, और सेम कल्चर ब्रॉडली, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज मेन सारे देशों में आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से उन देशों के साथ हमने एक कॉमनवेल्थ का पार्ट बने। ठीक है, और ये हो गया आंसर, क्या हो गया आपका 1 2 3 डी हो गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ कौन सा डील करता है? देखो 352 किससे रिलेटेड है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 3 केसेस पे, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रेबिलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस से ये आर्म्ड रेबिलियन कब चेंज हुआ? ये आपका चेंज हुआ
फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है, 352 में ये हो गया, 356 में क्या है? हाँ जी, वैसे इसका आंसर फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है। 356 में आपका प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम वैसे उसका नाम है स्टेट इमरजेंसी, बट कॉमन पार्लेंस में हम उसको प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो आर्टिकल 360 ये हो गया आपका आंसर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है भारत में कभी भी, ठीक है, फॉर्चुनेटली। और 358 और 359 बेसिकली आपको बताता है कि कौन सा फंडामेंटल राइट सस्पेंड होगा इमरजेंसी के दौरान, कौन सा नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। तो ये हमने नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में अगर ऐसा होता है कल को, तो सबकी सैलरीज कम हो सकती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। ठीक है जी, चलिए आंसर हो गया आपका सी। Consider the following statement. The term of the Prime Minister is 5 years. The Constitution provides that the President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister. Nominated members of the Rajya Sabha cannot become the Prime Minister. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है which of the following statements given above are incorrect. ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है। और ट्रस्ट मी, आप पहले इसको पॉज करके इसका आंसर ढूंढो या सोचो कि क्या आंसर हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आएंगे। देखो, सबसे पहले क्या दिया है, टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 5 इयर्स। ये टर्म, ये जो कह लीजिए स्टेटमेंट है, ये अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहीं पर भी टेन्योर नहीं दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी का टेन्योर 5 साल होगा। सिंपली ये लिखा गया है कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके पास लोकसभा में कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो लोकसभा में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल का टेन्योर होगा ही होगा, कि आपने अब आप अपॉइंट हो गए तो 5 साल का टेन्योर ही होगा। बीच में और कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, वही पॉलिटिकल पार्टी, वही पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है किसी और को अपना नेता चुन ले और उसको प्रधानमंत्री बना दे बीच में। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 5 बरस ही हो, 5 इयर्स ही हो। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में देना है। So does not fix a term for the prime minister. The prime minister hold office during the pleasure of president. That means that they remain in office as long as they enjoy the confidence of Lok Sabha. ठीक है, the term of Lok Sabha is 5 years, but the prime minister का जो टेन्योर है, लोकसभा का टेन्योर 5 साल है, पर प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर 5 साल होगा नहीं होगा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप बात करें एच.डी. देवेगौड़ा, ठीक है, आई के गुजराल, तो ये बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह, ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। आई होप क्लियर हो गया कि क्यों गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर। देखो, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो मेजॉरिटी पार्टी के पास हो सकता है जो है नंबर्स ना हो, सफिशिएंट नंबर्स ना हो कि वो 272 के जादुई आंकड़े तक हो रहा है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लीजिए जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 200 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, बट जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास 150 सीटें हैं। बट ये जो 150 सीटों वाली पार्टी है, ये कल को क्या होता है कि ये बाकी छोटी छोटी पार्टीज के साथ मिलकर 272 का जादुई आंकड़ा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सरकार बन जाएगी, ठीक है, उसको अचीव कर लेती है। और ये 200 वाली नहीं कर पाती है। 200 वाली के साथ कोई छोटी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जाना चाह रही, तो ये सरकार बना लेगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। मेजॉरिटी पार्टी के पास अगर कंप्लीट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, कंप्लीट तो नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वर्ड यूज होता है, अगर उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है तो उसके लीडर को प्रधानमंत्री अपॉइंट करना ही होगा। जैसे कि 2014 में 282 सीट्स आई बीजेपी की, 2019 में 303 सीटें आई, तो उनके पास क्लियर मेजॉरिटी थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। तो उस केस में जो भी उनका लीडर है, अभी के केस में उनके पास 240 सीटें हैं, बट हाँ उनके पास बाकी अलायंस पार्टनर भी हैं,
तो 272 का जादुई आंकड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। 1989 के इलेक्शंस, 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी, 198 या 199 सीटें कुछ थी, चेक कर लेना। द आइडिया इज कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, मेजॉरिटी, ठीक है, यहां पर लिखा ना लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कौन था? जो है राजीव गांधी थे, ठीक है। उन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, लगभग 200 सीटें थी उनके पास, बट वो प्रधानमंत्री नहीं बने, क्योंकि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं आई सरकार बनाने के लिए, ठीक है। उनके साथ सरकार बनाने के लिए कौन आता है? जो कह लीजिए बाकी जो कह लीजिए वीपी सिंह जो हैं वो मेजॉरिटी इकट्ठा करने में कामयाब होते हैं, ठीक है, तो वो फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अलायंस जिसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, या तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो या ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हो, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है हैज टू, ये क्लियर हो गया, ठीक है, हैज टू, ओके। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, जी नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। सिंपल ये लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए, ये नहीं लिखा कि इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड होने चाहिए, कोई भी हो सकता है, मेंबर होने चाहिए आप। और अगर आप नहीं है मेंबर लोकसभा या राज्यसभा के, 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबर बन जाना चाहिए लोकसभा या राज्यसभा का। तो ऐसा नहीं है कि नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा संविधान में कोई नहीं लिखा गया है, तो ये भी गलत है। आंसर क्या हो गया आपका? डी। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है, ठीक है। चलो, ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, या पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। चलो आगे चलते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। सो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 61st, 86। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो 52nd अमेंडमेंट एक्ट में किसकी एंटी डिफेक्शन की बात की गई है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखते हैं हम, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आया राम गया राम वाला जो कहानी है कि भाई कोई एक पॉलिटिकल पार्टी में है, फिर दूसरी में चला जा रहा है, फिर वापस आ जा रहा है, ये सारी चीजें जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है उसको रोकने के लिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट अभी हमने डिस्कस किया था, पंचायत। 74th किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटीज, तो ये हो गया पंचायती राज, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, हाँ जी, कम किया गया क्या, जो एज है, एज लिमिट 21 से 18 साल कर दी गई, वोटिंग एज, तो यहां पर आंसर हो गया आपका 3। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, राइट टू एजुकेशन, ठीक है जी, राइट टू एजुकेशन, सो आंसर क्या हो गया? 4132। अब इसमें अगर आपको याद हो, राइट टू एजुकेशन में ऐड किया गया आर्टिकल 21A, 21A ऐड किया गया, ठीक है जी। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई कि जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो जो है इंश्योर करें कि बच्चों को एजुकेशन मिले, 6 से 14 साल के बच्चे। आर्टिकल 21A में क्या है? राइट टू फ्री एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। उसके अलावा आर्टिकल 45 में, मतलब डीपीएसपी में बदलाव किया गया, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है। 45 नहीं है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, ठीक है। तो इसमें 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 बहुत इंपॉर्टेंट, सो 4132 ये आंसर हो गया आपका ए। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो आंसर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया 10th शेड्यूल, ठीक है। इसकी वैसे भी ट्रिक देख लो, टीयर्स मैक्सिमम बच्चों को पता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। ये क्या हो गया? टेरिटरीज, ठीक है, टेरिटरीज, इमोल्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उनके इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। ये देखो, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल, शेड्यूल 2 क्या है, ठीक है। स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है, राज्यसभा के चेयरपर्सन, ठीक है, सॉरी डिप्टी चेयरपर्सन, एंड देन आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, ओके। सो अफर्मेशन एंड ओथ, अफर्मेशंस एंड ओथ जो है यहां पर आपको मिलती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। फिर आर से हो गया राज्यसभा की जो सीटें हैं। इंडिया में यूएस की तरह नहीं है कि सारी स्टेट्स को इक्वल सीट्स दी गई हैं। वहां पे यूएस में सेनेट में 100 सीटें हैं, 50 वहां की स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास 2-2 सीटें हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहां पर ऐसा नहीं है,
सबसे ज्यादा सीटें जैसे उत्तर प्रदेश की हैं 31 सीटें हैं, ठीक है, बाकी जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की एक एक सीट है। नेक्स्ट आ गया आपका शेड्यूल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एरियाज, और ये आ गया आपका अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज। अब ये अदर शेड्यूल एरियाज में 4 स्टेट आती हैं। एटीएम स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, एटीएम स्क्वायर जिसमें मनी नहीं है, ये क्या है आपका, ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। मनी नहीं है क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मणिपुर नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मणिपुर, मिजोरम, मेघालय 3 स्टेट्स है ना एम से, तो इसको ऐसे याद रखना है, एटीएम में गए उसमें मनी नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है, तो एटीएम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय और मिजोरम, मणिपुर नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये 6 शेड्यूल हो गया, ठीक है। एफ से हो गया फेडरल लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये हो गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल, 22 लैंग्वेजेस हैं, अभी मैंने बहुत डिटेल में बताया, 21, 71, 92, सेंधा नमक, है ना, खा के बोर्ड मास की प्रॉब्लम ट्रिक हमने डिस्कस की अभी। ओके, एल से क्या हो गया आपका, हाँ जी, एल से हो गया आपका लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, 9 शेड्यूल जो है, ठीक है, जिसमें जो कानून डाला जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के बाहर है, बट 24 अप्रैल 1973 जो कि आपका है केशवनंदा भारती जजमेंट, उसके बाद वाले जो कानून है जो उसमें ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया डिफेक्शन, 10th शेड्यूल, पी से क्या हो गया पंचायत, 11th शेड्यूल, म्युनिसिपैलिटीज 12th शेड्यूल, ठीक है, तो ये हो गया आपके 12 शेड्यूल, ठीक है। बहुत इजी सी ट्रिक है, सारे हमने याद कर लिए, पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें अभी मैंने ऐड नहीं करी हैं। दिस इज द टीम निष्ठा ऐप जिसपे आप जाकर कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, और डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीडीएस और सीएपीएफ के लिए, एफकेट के लिए वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं, अगर आपने सीडीएस और सीएपीएफ के लिए अच्छे से पढ़ लिया है तो वो सारी चीजें यहां पर कवर हो जाती हैं। अभी तक जो है हमने डिस्कस कर लिया है आपके जो है, अभी तक हमने, अच्छा, एफकेट की टेस्ट सीरीज, एफकेट की और सीजी कैट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपकी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे ncrtquiz.com पे, ncrtquiz.com पे आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दैट यू कैन एक्सेस। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो एनसीईआरटी क्विजेस को, चैप्टर वाइज क्विजेस को हम लॉन्च करने वाले हैं जल्दी, मतलब अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी कहा जाता है कि बेस लेवल है, तो हर चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं हम वहां पर ऐड करने वाले हैं, आप उन क्वेश्चंस को जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था आज के बारे में जानकारी। ऑलरेडी हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेशन डिस्कस कर चुके हैं, आज हमने पॉलिटी का डिस्कस किया, आगे और एफकेट के सेशंस को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।